हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने मिलने थॉमसन मेथड ये कंप्लीट किया। इसके 4 केस थे जिसमें हमने डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना सीखा विद द हेल्प ऑफ मिलने थॉमसन मेथड। और चारों केस में कंडीशंस थी कि व्हेन u इज़ गिवन, व्हेन v इज़ गिवन, व्हेन u माइनस v इज़ गिवन एंड व्हेन u प्लस v इज़ गिवन। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल ये केसेस हैं। इन केसेस के बेसिस पर आप वर्किंग प्रोसेस जब लगाएंगे मिलने थॉमसन मेथड से, तो डायरेक्ट आप एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकाल सकते हैं और एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड में ही मिलेगा। तो ये भी एक शॉर्टकट फॉर्म है कि एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना और वो भी इन टर्म्स ऑफ जेड में फाइंड करना। नाउ उसके बाद का जो टॉपिक है इस मॉड्यूल 4 में, टॉपिक बचता है कॉन्फॉर्मल मैपिंग और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं। इन 2 टॉपिक में आज हम पिक कर रहे हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो कॉन्फॉर्मल मैपिंग को कराने से पहले मुझे ये बताना होगा व्हाट इज मैपिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग, जिसमें आप आज के इस टॉपिक को समझें अच्छे से, बेटर से। तो थियोरेटिकल पार्ट है, इसको समझते हुए चलें सभी। मैपिंग से अब एक सेंस आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अब हमें कुछ ड्रॉ करना है, यानी हमें अब प्लेन में आना है और दिए गए फॉर्म से हमें स्केचिंग करनी है। स्केचिंग करके हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैपिंग करनी है और बतानी है कि इसकी मैप क्या होगा, और वो मैप कॉन्फॉर्मल है या नहीं है वो हमें बताना होगा। बाइलिनियर है तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे मैपिंग होती है वो हमें सीखना है। तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले आपको मैं बताऊं मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो पहली चीज़, मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों एक ही बात है। ट्रांसफॉर्मेशन का भी हो गया एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होना, और मैपिंग भी यही चीज़ होती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को मैप करना। तो मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन एक ही मीनिंग है दोनों के। तो इस पॉइंट को समझते हुए टू ड्रॉ ए कर्व ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आप कोई भी कर्व ड्रॉ करेंगे जेड प्लेन में, ये जेड प्लेन इसलिए आइडेंटिफाई हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई है। तो जेड प्लेन में रियल और इमेजिनरी एक्सिस होते हैं, इसलिए हम इसको जेड प्लेन बोल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन नहीं बोल रहे हैं। तो जेड प्लेन इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो टू ड्रॉ ए कर्व ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑन जेड प्लेन वी टेक 2 एक्सिस, दैट इज वन इज रियल एक्सिस। ये आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस जिसको आप बोलते थे एक्स एक्सिस, ये हो जाती है रियल एक्सिस जेड प्लेन में, और ये हो जाती है जिसको आप वाई बोलते थे, ये बन जाती है इमेजिनरी एक्सिस। ये होता है जेड प्लेन। ठीक है। तो ए नंबर ऑफ पॉइंट एक्स वाई आर प्लॉटेड ऑन जेड प्लेन बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हम डिफरेंट वैल्यूज अगर वेरिएबल्स में डालते चले जाएं तो रियल और इमेजिनरी एक्सिस पर आपको वो पॉइंट मिलते चले जाएंगे, और इन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करेंगे तो एक कर्व जो है, द कर्व इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज द प्लॉटेड पॉइंट्स। तो ये जो प्लॉटेड पॉइंट्स मिलकर एक जो डायग्राम बना, कर्व जो बना, इस डायग्राम को बोलते हैं आर्गेंट डायग्राम इन जेड प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गेंट डायग्राम इन जेड प्लेन। एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज ली, उससे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक्स और वाई की वैल्यू को डाला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड प्लेन यानी रियल और इमेजिनरी एक्सिस पर प्लेस कर दिया। पॉइंट्स डिफरेंट लेते चले गए। कई सारे पॉइंट्स लेने के बाद उन पॉइंट्स को मिलाया तो एक डायग्राम क्रिएट हुआ। ये डायग्राम कहलाता है आर्गेंट डायग्राम इन जेड प्लेन। तो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मैप करना कितना आसान हो गया, उसका फिगर बनाना कितना आसान है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात की जाए, यानी w बराबर एफ जेड, दैट इज u प्लस आई वी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई, यानी w जो होता है u प्लस आई वी होता है और z होता है x प्लस आई वाई। तो मैंने इनकी वैल्यू को पुट कर दी। वो वैल्यू को इसलिए पुट किया कि अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आपने कर्व की फॉर्म में प्लॉट करना है, डायग्राम बनाना है, तो आप ये देखते हैं कि w बराबर एफ जेड
जो दिया गया फंक्शन है हमें, उसमें आपको 4 वेरिएबल्स मिलते हैं, 4 वेरिएबल्स। तो हम ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इक्वल्स टू एफ जेड इन्वॉल्व 4 वेरिएबल, कौन कौन से, x, y, u एंड v। तो जब आपके पास 2 वेरिएबल थे, यहां ये 2 वेरिएबल हैं, तो इनको प्लॉट करना z प्लेन में इतना ही आसान हो गया कि आपने x वाली को वैल्यूज को रियल एक्सिस पर लिया, y वाली वैल्यूज को इमेजिनरी एक्सिस पर ले लिया। लेकिन जब 4 वेरिएबल होंगे किसी फंक्शन के अंदर, तो एक फिगर ऑफ 4 डायमेंशनल रीजन इज नॉट पॉसिबल। 4 एक्सिस कहां से लाएंगे, 4 डायमेंशनल ऑन पेपर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब वो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, देन वी चूज 2 कॉम्प्लेक्स प्लेन। तब हम 2 कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, एक z प्लेन, दूसरा w प्लेन। अब ये z और w में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आगे इसमें बताया कि इन z प्लेन वी प्लॉट द कर्व करस्पॉन्डिंग द पॉइंट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। यानी जितने भी पॉइंट x और y से रिलेटेड होकर z बनेगा, वो जाएगा z प्लेन में, वो सारे पॉइंट्स। लेकिन w बराबर u प्लस आई वी, यानी u और v वेरिएबल से जो भी पॉइंट बनेंगे वो प्लॉट होंगे किसमें, w प्लेन में। तो x और y चला गया z प्लेन में, u और v चला गया w प्लेन में। u और v से क्रिएट हो रहा है फंक्शन, और x और y से क्रिएट हो रहा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इतनी बात सबको क्लियर होगी। मैंने जो भी समझाया कि किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को जब आप प्लॉट करते हैं तो वहां z प्लेन ही यूज होता है। z प्लेन में रियल और इमेजिनरी एक्सिस होता है। आप पॉइंट्स को डालेंगे, पॉइंट्स को फिर मीट करेंगे, प्लॉट करेंगे, और डायग्राम जो बनेगा उसको अर्गेन डायग्राम बोलते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर 4 वेरिएबल हो जाते हैं। 4 डायमेंशनल बनाना मुश्किल है, नहीं बन सकता है, पेपर पर तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 2 अलग अलग प्लेन्स ले लेते हैं। एक का नाम दे दिया z प्लेन, दूसरे का नाम दे दिया w प्लेन। z प्लेन हम उसको बोल रहे हैं जिसमें x और y वैल्यूज दी जा रही हैं, राइट, और u और v वैल्यू देने वाले पोर्शन को हमने कह दिया w प्लेन। अब इस फॉर्मेशन को समझने के बाद मैपिंग की डेफिनेशन को समझिए, जो पहला टॉपिक है आपका। मैंने कॉन्फॉर्मल मैपिंग से पहले मैं समझा रहा हूं आपको व्हाट इज मैपिंग या व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतना पहले आप समझ रहे हैं, उसके बाद अब आप इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो मैंने रेड पेन में लिखी है, फॉर एवरी पॉइंट एक्स वाई इन द जेड प्लेन, जेड प्लेन के एवरी पॉइंट एक्स वाई, द रिलेशन w इक्वल्स टू एफ जेड डिफाइंस ए कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यू वी इन w प्लेन। यानी जितने पॉइंट, एवरी पॉइंट इन एक्स वाई, जो भी एक्स वाई के पॉइंट हैं जेड प्लेन में, दे रिलेट बाय द रिलेशन w इक्वल्स टू एफ जेड, और ये डिफाइन है कोरस्पॉन्डिंग ईच पॉइंट इन u एंड v, किसमें, w प्लेन। तो ये जो किसी रिलेशन के थ्रू, दिस वन, किसी रिलेशन के थ्रू ये एक्स वाई के पॉइंट जेड प्लेन के डिफाइन हो रहे हैं uv की टर्म में इन w प्लेन में, तो वी कॉल दिस मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। किसका, z प्लेन का इनटू w प्लेन। तो z प्लेन का w प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कि z प्लेन में जो x y की वैल्यू है वो किसी रिलेशन के थ्रू कन्वर्ट हो रही हैं u और v में। तो x y की वैल्यू से बना फिगर z प्लेन में कन्वर्ट हुआ u v की वैल्यू से बना w प्लेन में। तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग बाय 2 प्लेन्स, z प्लेन्स इनटू w प्लेन। अब इस बात को अगर एक मैथमेटिकली वे से समझें तो जरा एक एग्जांपल देखिए सभी। ट्रांसफॉर्म द रेक्टेंगुलर रीजन ए बी सी डी। ये कह रहा है ट्रांसफॉर्म यानी मैपिंग, मैप द रेक्टेंगुलर रीजन। ए बी सी डी को मैप कीजिए इन जेड प्लेन बाउंडेड बाय द पॉइंट दिस, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू z प्लस 2 प्लस i। तो ये तो हो गया रिलेशन, ऊपर डेफिनेशन से समझ लीजिए। फॉर एवरी पॉइंट एक्स वाई इन जेड प्लेन, तो एक्स वाई के ये पॉइंट दिए गए हैं आपको। तो ये जेड प्लेन में जब इसको प्लॉट करोगे आप, तो एक रेक्टेंगुलर रीजन बनेगा ए बी सी डी जेड प्लेन के अंदर, जो कि इससे बाउंडेड होगा।
तो ये कह रहा है कि इस प्लेन को यानी इस रेक्टेंगुलर रीजन को ट्रांसफॉर्म कीजिए इस रिलेशन के थ्रू, किसमें, डब्ल्यू प्लेन में। ये कहने का मतलब है। तो जो रिलेशन आपको दिया गया है सबसे पहले हम उसको पिक करते हैं, w इक्वल्स टू जेड प्लस टू प्लस आई, और इसके अंदर w और z की वैल्यू को रख देते हैं। w होता है u प्लस आई वी और z होता है x प्लस आई वाई। इसके बाद रियल और इमेजनरी पार्ट को कॉमन करके अलग अलग कर देते हैं, रियल वैल्यूज वन साइड, इमेजनरी वैल्यूज वन साइड, और फिर दोनों साइड को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू मिली, रियल है x प्लस टू, और इमेजनरी वैल्यू v है, v की वैल्यू आई y प्लस वन। तो u और v की वैल्यू इस रिलेशन के थ्रू हम निकालते हैं, और जो कि आती है इन टर्म्स ऑफ x और y। तो फिर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, उस टेबल में हम दो रीजन, दो प्लेन को बनाते हैं, एक z प्लेन एक w प्लेन। z प्लेन में हम न्यूमेरिकल में दिए गए पोर्शन x और y की वैल्यू को लिखते हैं। तो हमने देखा x बराबर है 1 और 3, मैंने लिख दिया 1 और 3, y बराबर है 0 एंड 3, 0 3। तो z प्लेन में ये पोर्शन एक्स वाई का दिया गया, पॉइंट्स ये दिए गए। उसके बाद रिलेशन से मैंने u और v ये निकाला है। तो w प्लेन में u और v होता है, तो u की वैल्यू क्या है x प्लस टू, और v की वैल्यू क्या है y प्लस वन। तो एक एक वैल्यू, जैसे मुझे u निकालना है तो इसमें देखा रिलेशन में x यूज हो रहा है, x यहाँ पर ये रहा। तो जब मैं x1 डालूंगा तो x1 डालने पर u की वैल्यू 3 हो जाएगी, जब x3 डालूंगा तो u की वैल्यू 5 हो जाएगी। सेम ऐसे ही v का रिलेशन मिला, v इक्वल्स टू y प्लस वन, तो y 0 डालूंगा जब मैं इसमें तो v मिलेगा 1, और y मैंने 3 डालूंगा तो v मिलेगा 4। तो w प्लेन के u और v वेरिएबल्स की वैल्यू निकालिए। अब जब ये वैल्यू निकल जाए तो आपने क्या देखा कि ये जो लाइन है x बराबर 1, x बराबर 3, y बराबर 0, y बराबर 3, जो गिवन लाइन है z प्लेन की, ये ट्रांसफॉर्म होंगी किसमें, ऑन टू u और v में। और u की वैल्यू में क्या कन्वर्ट हुआ, u3 टू 5, u बराबर 5, एंड v इक्वल्स टू 1 एंड v इक्वल्स टू 4। तो ये u और v किस में जाएगा, w प्लेन में। तो अगर ए बी सी डी कोई प्लेन z प्लेन में बनाया गया फिगर है तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसी नए रीजन EFGH में, किस प्लेन के अंदर, W प्लेन के अंदर। तो आपने एक्सिस को ड्रॉ किया सबसे पहले, Z प्लेन जो दिया हुआ न्यूमेरिकल है, इसमें हमें दिया गया है x इक्वल्स टू, पहला दिया गया है x इक्वल्स टू 1, तो ये मैंने x इक्वल्स टू 1 खींच दिया, ठीक। दूसरा है x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 पर ये लाइन खींच दी। y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 का मतलब है x एक्सिस, ये हो गया y इक्वल्स टू 0, और दूसरा है y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। तो ये 4 लाइंस को जब मैंने ड्रॉ कर दिया तो इसमें बाउंडेड पोर्शन मुझे ये मिल गया, जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD, और न्यूमेरिकल यही कह रहा था कि ये जो रीजन है ये रेक्टेंगुलर है ABCD। तो Z प्लेन में हमें ये इसकी शेप मिलती है, यानी ये एक आर्गन डायग्राम बन जाता है। लेकिन जब आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया W प्लेन में, इस रेक्टेंगुलर को ट्रांसफॉर्म किया W प्लेन में, तो क्या दिखा आपको इफेक्ट, तो आपने वही एक्सिस फिर ड्रॉ की, लेकिन इस बार वो W प्लेन है। तो W प्लेन है तो ये कहलाएगी, जो रियल एक्सिस है ये कहलाएगी U के लिए, और इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगी V के लिए। किसके लिए, ये ध्यान रखना, W के लिए। अगर W प्लेन है तो ये U है और ये V है, और अगर ये Z प्लेन है तो ये X एक्सिस है और ये Y है। बट ये ध्यान रखना, दोनों X एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है, उधर U एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है रियल एक्सिस को, तो रियल वैल्यूज इसमें जाएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज इसमें जाएंगी। तो जब आप W प्लेन पे फिगर बनाते हैं तो U की वैल्यू देखिए क्या क्या है। U निकला है 3 एंड 5, तो U3 ये आपकी लाइन है और U5 ये आपकी लाइन है। सेम ऐसे ही आपने V निकाला है, V आया है 1 और 4, तो V बराबर 1 इतना है और V बराबर 4 यहाँ पर है। तो ये लाइंस खींचने के बाद जो ड्रॉ हुआ, जो बाउंडेड पोर्शन मिला, इस पर भी आपको रेक्टेंगल ही मिला, बट इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो मैपिंग होने पर या ट्रांसफॉर्म होने पर उसकी पोजीशन में इफेक्ट आया कि साइज तो सेम है, राइट, 2 का डिफरेंस है। भाई यहाँ पे था 1 और 3, तो 2 का डिफरेंस, यहाँ था 0 एंड 3, 3 का डिफरेंस। सेम ऐसे यहाँ देखें, यहाँ है 3 और 5, 2 का डिफरेंस, और यहाँ है 1 और 4। तो साइज तो सेम है, बस पोजीशन चेंज हो गई। तो मैपिंग होने पर आप ये रिजल्ट भी दे सकते हो
कि जो फिगर है यानी जो मैप्ड फॉर्म है डब्लू प्लेन की, ये सेम साइज में है और पोजीशन चेंज हुई है इसकी। तो इस तरीके से आप मैपिंग करेंगे, इसको बोलते हैं मैपिंग। क्लियर हुआ होगा सबको? अब मैं आ रहा हूं आपके मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या है, इसको समझिए। लेट टू कर्व्स C1 एंड C2 इन द Z प्लेन। दो कर्व C1 और C2 Z प्लेन में हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट P पर, एंड द कोरस्पॉन्डिंग कर्व C1 डैश एंड C2 डैश, कोई दूसरे और कोरस्पॉन्डिंग कर्व C1 डैश एंड C2 डैश जो कि किसमें है, डब्लू प्लेन में, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट P डैश पर, एक दूसरे को काट रहे हैं किसी पॉइंट P डैश पर। तो इस प्रोसेस के बाद इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका जो एंगल है, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एट P point in Z plane is the same as the angle of intersection of the curve at P dash in W plane। अगर ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बराबर है दोनों ही प्लेन का P और P डैश पॉइंट पर, किस सेंस में, मैग्नीट्यूड इन सेंस, देन द मैपिंग इज कॉन्फॉर्मल। तब उस कंडीशन में वो जो मैपिंग हुई है वो कॉन्फॉर्मल मैपिंग है, अगर उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। ठीक, अब वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का वे निकल रहा है कि उसको आप मैग्नीट्यूड से आप उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, या एम्पलीट्यूड कह सकते हो। मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड, सेंस क्या है, एम्पलीट्यूड। तो कंडीशन क्या निकली कॉन्फॉर्मल मैपिंग की, ये तो एक डिफाइनिंग फॉर्म हुई। कंडीशन ये निकली कि FZ इज एनालिटिक। FZ अगर एनालिटिक है यानी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो फंक्शन का जो मैपिंग होगी वो होगी कॉन्फॉर्मल। कॉन्फॉर्मल मैपिंग यानी आपने अगर पीछे किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ किया है, तो एनालिटिक प्रूफ करने का मतलब ये भी निकल गया कि उससे बनने वाली मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, वो कॉन्फॉर्मल होगा। और इफ द सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड, सेम है, एक जैसा है, देन द मैपिंग इज सेड टू बी कॉन्फॉर्मल। ये डेफिनेशन से अभी मैंने बताया यहां। ठीक, दूसरा पॉइंट, इफ ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी आइसोगोनल। केवल मैग्नीट्यूड प्रिजर्व हो रही है, एम्पलीट्यूड नहीं है, रोटेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में वो आइसोगोनल मैपिंग है। कुछ नोटेड पॉइंट है डेफिनेशन के अलावा, ये कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ही प्रोसेस में मैंने दिए हैं नोटिंग, इसको केयरफुली सभी याद भी रखें और समझ भी लें। द पॉइंट एट विच, समझना है इसको, द पॉइंट एट विच f डैश z इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको दिया है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, उसको 0 के बराबर पुट कर दें, तो वहां से जो z के पॉइंट निकल कर आएंगे, दीज पॉइंट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा नोट है, द पॉइंट एट विच f डैश z इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो आप क्या निकालने वाले हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट, या हम ये कहेंगे कि वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं जिस पर f डैश z की वैल्यू 0 ना हो। जिस पॉइंट पर वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। तो 0 हो जाए तो क्रिटिकल, और 0 ना हो तो ऑर्डिनरी। सेम ऐसे ही हम ऊपर डेफिनेशन में बार बार बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ रोटेशन एंड मैग्नीट्यूड, तो तीसरे और चौथे पॉइंट में ये वो फॉर्मूले हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल ऑफ रोटेशन कैन बी फाइंड बाय द फॉर्मूला AMP यानी एम्पलीट्यूड ऑफ f डैश z इज इक्वल टू tan इनवर्स v अपॉन u। इस फॉर्मेशन से आप एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड कैन बी फाइंड बाय द फॉर्मूला
मॉड ऑफ एफ डैश जेड, मैग्नीट्यूड का मतलब यही हो गया, मॉड ऑफ एफ डैश जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इससे आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल कहता है कि दे आर कट ऑर्थोगोनली, तो कट ऑर्थोगोनली प्रूफ करने का मतलब है कि आपको m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1 प्रूफ करना है। और ये m1 m2 क्या है? ये m1 m2 है डेरिवेटिव फॉर्म dy/dx, ठीक। लेकिन dy/dx में y और x चाहिए, हमारे पास तो u और v होगा, वो भी इन टर्म्स ऑफ xy होगा। तो कैसे निकालेंगे? m1 इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल एक्स अपॉन डेल u अपॉन डेल वाई, यानी u और v को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। u और v को सारे डेरिवेटिव निकाल के इस फॉर्मूले में रखेंगे। पहला डेरिवेटिव फॉर्म को m1 मान लेंगे जो u के रेस्पेक्ट में है, और जो v के रेस्पेक्ट में उसको m2 मान लेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, रिजल्ट अगर -1 है तो आप कहेंगे दे आर कट ऑर्थोगोनली, द कर्व कट ऑर्थोगोनली। तो ये इसकी समरी है जो मैंने आपको मैपिंग की दिखाई। तो मैपिंग में क्या क्या चीजें हो रही हैं? एक तो हो रहा है कि आपको मैप करना है, ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, यानी डब्ल्यू प्लेन जेड प्लेन आपको फिगर बनानी है। तो उसके लिए मैपिंग आपको समझ में आनी चाहिए, व्हाट इज मैपिंग। तो वो पहले मैंने मैपिंग को समझाया। उसके अलावा मैपिंग में ये जो मैप हुआ है, जो चीज़ ये बनकर आई, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में दिखाया कि ये मैप्ड हो चुका है, तो मैप होने के बाद किस बेसिस पर आप इसको कॉन्फॉर्मल बोलोगे, यानी हम इसको अब डिफाइन कर रहे हैं कि ये कॉन्फॉर्मल है या आइसोगोनल है। तो कॉन्फॉर्मल की कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द प्लेन, जो भी मैपिंग करके फिगर बनी है, अगर ये सेम है, और सेम भी किस फॉर्म में? मैग्नीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड में। अगर ये सेम है देन इट इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मल। एक दूसरा तरीका और बताया कि कंडीशन और क्या हो सकती है कॉन्फॉर्मल मैपिंग की, जिसमें आपसे कहा कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो मैपिंग भी कॉन्फॉर्मल ही होगी, ठीक। उसके अलावा एम्पलीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला है, ऑर्डिनरी पॉइंट कब होता है, क्रिटिकल पॉइंट कब होता है, ये आपको डिफाइन किया गया, और कट ऑर्थोगोनली कैसे प्रूफ किया जाता है। इसी के बेस पर ये न्यूमेरिकल सेक्शन है, जिसमें 3 सवाल ये आपके सामने हैं। इनको समझिए पहले, फिर मैं सोल्यूशन पर तभी आऊँगा। अगर आप पहले सवाल को देखें तो पहले सवाल में आपसे मैपिंग करने के लिए नहीं बोल रहा है। पहले न्यूमेरिकल में आपको u और v 2 पार्ट दिए गए, और कह रहा है कि शो दैट u एंड v कट ऑर्थोगोनली, यानी आपको 5th पॉइंट इसको लेना है। यही चीज़ मैंने आपको पॉइंट वाइज पॉइंट डालकर मैंने आपको इसमें न्यूमेरिकल में दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि कट ऑर्थोगोनली तो कर रहे हैं एट ऑल इंटरसेक्शन, बट द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू u प्लस iv इज नॉट कॉन्फॉर्मल। ये कॉन्फॉर्मल नहीं है। अब कॉन्फॉर्मल नहीं है तो इसके कई तरीके हैं कि हम ये प्रूफ कर दें कि एनालिटिक नहीं है। और एनालिटिक कब नहीं होगा? जब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सीआर इक्वेशन के लिए तो आप डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, या डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई तो निकालेंगे ही, उसी से प्रूफ कर सकते हैं कि कॉन्फॉर्मल है या नहीं। तो इसमें मुझे एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है पहले टाइप का सवाल। दूसरे टाइप में देखें तो वहाँ पर आपको u और v नहीं दिए, वहाँ पर आपको कहा फॉर द कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर शो दैट। तो यहाँ पर्टिकुलरली आपसे पूछ रहा है ए पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, और दूसरा पूछ रहा है एंगल ऑफ रोटेशन। यानी यहाँ ये आपसे खुद ही पूछ रहा है कि आप मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड फाइंड करें, एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करें। तो उस जगह आप ये जो फॉर्मूला है नंबर 3 और 4, इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ इस सवाल में कॉन्फॉर्मल नहीं बोला गया कि कॉन्फॉर्मल प्रूफ करो या नहीं है कॉन्फॉर्मल। यहाँ ये कहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है कॉन्फॉर्मल इस रिलेशन पर w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। आपको ये 2 चीज़ें निकालनी है। तीसरा सवाल जो मैंने डाला है, वो तीसरा सवाल मैंने ना तो कॉन्फॉर्मल के लिए डाला, ना मैंने ये डाला कि इसमें मैग्नीट्यूड है या एंगल ऑफ रोटेशन है। इस तरह के 2 सवाल मैंने आपको दिखा दिए। तीसरा सवाल है मैपिंग करने का, यानी ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था दिस वन, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ तो मैंने जस्ट एन आइडिया देने के लिए कि मैपिंग कैसे करते हैं वो मैंने बताया। यहाँ मैपिंग करना अब हम सीखेंगे। तो 3 तरह के सवाल हैं, 3 तरह के सवालों पे हम चलेंगे।
उसके अलावा होमवर्क न्यूमेरिकल में भी मैंने यही 3 वैरायटी डालने के लिए पूरा का पूरा मैंने जोर लगाया कि मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊँ। तो मैंने रिलेशन दिया और इस बार मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ रोटेशन मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे पूछ लिया। जैसे यहाँ पर है 2+i, यहाँ पर है 1+i। उसके अलावा एक सवाल मैंने दिया है आपको मैपिंग के लिए, रीजन निकालना है, मैपिंग करनी है और u और v कितना आ रहा है। उसके बाद अगले सवाल में भी मैंने मैपिंग दी है लेकिन ये रिलेशन चेंज किया है। तो यहाँ दिया है मैंने w बराबर 3z और यहाँ दिया है मैंने ये, और इसका हिंट भी दे दिया है आपको मैंने कि e की पावर i पाई बाई 4 को आप डिमाइवर थ्योरम से ये लिखिए, उसकी वैल्यू ये आएगी। तो इससे जो इसका आंसर w जो बनेगा वो w ये बनेगा, और w ये बनने के बाद फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। u और v मिल जाएगा आपको, फिर आप सॉल्व कर सकते हो, मैपिंग की जा सकती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट विदाउट एनी डिले। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपसे कह रहा है ये पहले सवाल में दिया गया है, इफ u इक्वल्स टू 2x² प्लस y² एंड v इक्वल्स टू y² अपॉन x। पहला पार्ट है शो दैट द कर्व्स u इक्वल्स टू कांस्टेंट and v equals to constant cut orthogonally। ये पहला पार्ट है, तो हमें पहले इस पार्ट को लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने u बराबर जो दिया गया है 2x² प्लस y², इसको मान लिया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि u की वैल्यू कांस्टेंट है। मान लीजिए इसको k1, इसको दे दीजिए इक्वेशन पर, ठीक। डिफरेंशिएट कीजिए इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 4x प्लस 2y dy ओवर dx, और k1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि u तो k हो गया, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकल कर आई -2x अपॉन y, और इसको मान लिया आपने m1, ठीक। ऐसे ही आपको v दिया गया है फॉर द कर्व v इज इक्वल टू y² अपॉन x। तो v भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, इस बार हमने k2 मान लिया और फिर इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से पहले इसको ये लिख लो, y² इक्वल्स टू k2x। तो जब डिफरेंशिएट किया आपने तो आपको मिला 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू k2। तो dy बाई dx क्या निकला इससे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू k2 अपॉन 2y। अब k2 की टर्म में तो छोड़ नहीं सकते, है ना, कांस्टेंट टर्म है। तो dy बाई dx बराबर हुआ k2 की वैल्यू है y² अपॉन x, तो 1 अपॉन 2y इंटू y² अपॉन x। तो तुम्हें क्या मिला यहाँ से, ये मिला y अपॉन 2x। सिंप्लीफाई कर इसको मान लिया आपने m2, क्योंकि ये भी dy बाई dx की स्लोप की वैल्यू है, इसको आपने मान लिया m2। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो कट ऑर्थोगोनली के लिए क्या फॉर्मूला है, फ्रॉम 2 and 4 कट ऑर्थोगोनली वी हैव m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, m1 है -2x अपॉन y और m2 है y अपॉन 2x। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज -1। तो जैसे ही -1 आया तो यही प्रूफ होता है कट ऑर्थोगोनली का, तो आपने लिख दिया हेंस टू कर्व्स कट ऑर्थोगोनली, राइट।
ये इसका हमने पहला पार्ट किया न्यूमेरिकल का, कि पहले पार्ट में कहा है उसने कि शो दैट द कर्व u इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कर्व ऑर्थोगोनली एट ऑल द इंटरसेक्शन। यहाँ तक का पार्ट हो गया। बट द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू u प्लस iv इज नॉट कॉन्फॉर्मल, लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फॉर्मल नहीं है। तो कॉन्फॉर्मल के लिए दो तरीके हैं, एम्पलीट्यूड और रोटेशन और मैग्नीट्यूड फाइंड करके भी आप निकाल सकते हो। उसके अलावा आप CR इक्वेशन यानी एनालिटिक का फॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर एनालिटिक का फॉर्मेशन ले रहा हूँ। सिंस u जो आपको दिया गया है, इससे निकाला मैंने डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई डेल वाई। तो डेल u बाई डेल एक्स आया 4x और डेल u बाई डेल वाई आया 2y। सिंस डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 4x, डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2y। सेम ऐसे ही डेल v निकाला, डेल v बाई डेल एक्स ये निकल कर आया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड डेल v बाई डेल वाई ये निकल कर आया 2y अपॉन एक्स। तो CR इक्वेशन क्या होती है? CR इक्वेशन मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधे उसकी वैल्यू लिखूंगा। सिंस डेल u बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। एंड डेल u बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। राइट? तो आपने क्या देखा? CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। तो जब CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, देयरफॉर W इक्वल्स टू U प्लस IV इज नॉट एनालिटिक। और जब ये एनालिटिक नहीं है, सो द ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग भी बोल सकते हैं आप, और मैपिंग इज नॉट कॉन्फॉर्मल। तो CR इक्वेशन के थ्रू भी आप ये निकाल सकते हैं कि वो कॉन्फॉर्मल है या नहीं। तो ये सवाल और उतना सिंपल हो जाता है। तो सेकंड पार्ट में इतना काम किया आपने। CR इक्वेशन होती है डेल u बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल वाई, एंड डेल u बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल एक्स। तो ये कहीं बराबर नहीं है, ठीक। तो जब बराबर नहीं है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और W क्या है? FZ। W क्या होता है? FZ। तो जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं हुआ, और जब फंक्शन एनालिटिक नहीं हुआ तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्फॉर्मल नहीं। अब आइए दूसरे पार्ट पर। न्यूमेरिकल नंबर 2 है फॉर द कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। शो कीजिए मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर इतना है और एंगल ऑफ रोटेशन इस पॉइंट पर इतना है। ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 पर आए आप। गिवन दैट W इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, जो कि फंक्शन ऑफ z है, ठीक। तो इसको fz मान सकते हैं। तो fz आपके पास है z स्क्वायर, तो f डैश z हुआ आपका 2z। क्लियर? क्यों f डैश निकालना है ये भी आप समझ लीजिए, f डैश क्यों निकाल रहे हैं हम। यहां आप नोटिंग में देखिए, ये तो एंगल ऑफ रोटेशन हो चाहे मैग्नीट्यूड हो, किस पर वर्क है? f डैश z पर। तो हमें f डैश z निकालना होगा। तो f डैश z निकालने के लिए fz पता होना चाहिए, और w बराबर fz ये होता है, हम जानते हैं। तो जो भी हमें रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन को fz के बराबर माने और fz को डिफरेंशिएट कर दें, f डैश z की वैल्यू निकाल दें। वैल्यू निकालने के बाद आप उस डेरिवेटिव की उस पॉइंट पर वैल्यू निकालें जो न्यूमेरिकल आपको दे रहा है। तो न्यूमेरिकल ने दिया है 2 प्लस आई, तो z की जगह 2 प्लस आई डाल देंगे आप, तो आपको मिल गया 4 प्लस 2i। तो f डैश उस पॉइंट की वैल्यू 4 प्लस 2i है। तो आइए पहले पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेंस। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेंस
और मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। मॉड ऑफ एफ डैश जेड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एट किस पॉइंट पर, 2 + i इज एफ डैश 2 + i इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 + 2i, राइट। और 4 + 2i का मतलब है अगर ये आपका u है और ये v है तो आपको मैग्नीट्यूड में मिल गया √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि मिला 16 + 4 इज इक्वल टू √20, और 20 को लिख सकते हो 2√5। तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड हुआ 2√5, ये देखिए इस पॉइंट पर ये निकल गया। अब अगला पार्ट है एंगल ऑफ रोटेशन, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो सेकंड पार्ट आया एंगल ऑफ रोटेशन यानी एम्पलीट्यूड, किस पॉइंट पर, एट 2 + i इज, तो फॉर्मूला है AMP ऑफ एफ डैश 2 + i, ठीक। और एफ डैश 2 + i आप ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये बराबर हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ 4 + 2i, और एम्पलीट्यूड ऑफ 4 + 2i का मतलब हो गया tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला है, v/u। तो v कितना है 2 और u कितना है, u है आपका 4, तो ये मिला tan इनवर्स 2/4, यानी tan इनवर्स हाफ, और tan इनवर्स हाफ का मतलब हो गया tan इनवर्स 0.05। अगर आंसर से मुझे मैचअप करना है, tan इनवर्स 0.5। तो ये मिला इसमें एंगल ऑफ रोटेशन, देख सकते हैं आप पीछे ऊपर, राइट, ये आपका रिजल्ट है। तो न्यूमेरिकल में अगर एंगल ऑफ रोटेशन या मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आप उस सवाल को इस तरीके से करेंगे। तो पहले हमें एफ जेड निकालना है, फिर डेरिवेटिव निकालना है, फिर डेरिवेटिव की उस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को फॉर्मूले में रख दीजिए। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। अब आते हैं आप न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में जो डिस्कशन है वो डिस्कशन मैपिंग का है। तो मैपिंग में सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फॉर्म है, यानी मैं पहले क्या ले रहा हूँ, मैं पहले ले रहा हूँ रिलेशन। द गिवन रिलेशन इज, द गिवन रिलेशन इज W इज इक्वल टू Z प्लस 2 माइनस I, राइट। एक बार इसको देख लीजिए, ये W इक्वल्स टू Z प्लस 2 माइनस I, x बराबर 0 है, x बराबर 1 है, y बराबर 0 है, y बराबर 2 है। अब इसको ऊपर नहीं करूंगा मैं, अब इसको सॉल्व करूंगा। तो इस रिलेशन से पहले u और v में इसको कन्वर्ट करो। तो W होता है u प्लस आई वी और Z होता है x प्लस आई वाई। नेक्स्ट लाइन में रियल वैल्यूज को वन साइड कीजिए और इमेजनरी वैल्यू को वन साइड कीजिए। ये बराबर है u प्लस आई वी के। दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो u आपको मिला x प्लस 2, v आपको मिला y माइनस 1। तो सबसे पहले रिलेशन को लीजिए न्यूमेरिकल से मैपिंग के सवालों में, और उस रिलेशन से u और v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फाइंड कीजिए। जब ये आप फाइंड कर लें उसके बाद आप एक टेबल बनाएं। इस टेबल में डिवीजन कर दें आप z प्लेन का और w प्लेन का। z प्लेन में दो वैल्यूज हैं x और y की, w प्लेन में दो वैल्यूज हैं u की जो कि निकलेगी x प्लस 2 से, और v की जो निकलेगी y माइनस 1 से।
ये आपने रिलेशन लिख दी। ठीक, इसके बाद अब आप इन वैल्यूज को निकालेंगे। तो x हमें क्या क्या दिया गया है, x हमें दिया गया है 0 और 1, y हमें दिया गया है 0 और 2। तो जब आप u निकालेंगे, x बराबर 0 रखा तो u बराबर आया पहला 2, और जब 1 रखा तो u आया फिर आपका 3। ठीक, तो u मिला 2 और 3। v में आप जब पुट करेंगे 0 रखेंगे तो v आएगा -1, और जब 2 रखेंगे तो आएगा 1। तो -1 और +1, ये आपका v निकल कर आएगा। उसके बाद इन पॉइंट्स की आप मैपिंग करेंगे z प्लेन और w प्लेन में। तो आपने सबसे पहले ड्रॉ किया z प्लेन, ये है z प्लेन जिसमें ये है x और ये है y, यानी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, इस पर आपने पहले पॉइंट खींचा। तो पहला पॉइंट है x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब है y एक्सिस, ये मैंने डार्किन कर दिया, ये लाइन खींच दी है, ये है x बराबर 0। दूसरा है x बराबर 1, मान लीजिए x बराबर 1 यहां पर है। ये है x बराबर 1। फिर अगला है y बराबर 0 यानी x एक्सिस, ये है y बराबर 0। और नेक्स्ट है y बराबर 2। ठीक, ये है y बराबर 2। तो आपको क्लियर मिल रहा है, आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म मिल रही है ओ ए बी सी। ये आपको z प्लेन पर एक आर्गन डायग्राम आपको मिल रहा है। अब आप इस आर्गन डायग्राम को फंक्शन के उस रिलेशन के साथ जो आपको दिया गया है, आप इसको बना रहे हैं अब डब्ल्यू प्लेन में, मैप कर रहे हैं। तो मैपिंग करने में अब क्योंकि ये डब्ल्यू प्लेन है तो ये टर्म हो जाएगी u की, यानी ये एक्सिस u है और ये v है। बट इतना आपको पता है कि u वाली यानी ये जो एक्सिस है ये रियल है और ये एक्सिस इमेजिनरी है। ठीक, तो u की वैल्यू है 2 और 3। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, u बराबर 2, u बराबर 3, और v की वैल्यू है -1 एंड 1। तो -1 कहाँ आई, v की वैल्यू -1 यहां पर आई, और +1 आपकी ये वैल्यू होगी। तो यहां पर है v -1, यहां पर है +1। तो आप ये देख रहे हैं कि इस बार जो बाउंडेड पोर्शन है वो बाउंडेड पोर्शन आपको मिल रहा है दिस वन, जिसको मैं रेड पेन से कर रहा हूं, दिस वन। ये ओरिजिनल था x और y पॉइंट, यानी z प्लेन में इसकी पोजीशन ये है और w प्लेन में इसकी पोजीशन ये है। c आ चुका है, d e f एंड g। तो अगर आप देखें तो फिगर सेम वही है, कोई रोटेशन नहीं है, सेम उसी पोजीशन पर गया है, बट पोजीशन ऊपर नीचे हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, और y में आपके 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। ठीक, तो इस तरीके से आपने मैपिंग की। तो मैपिंग करने के बाद उसके आंसर को किस तरीके से लिखा जाता है ये भी मैंने आपको बताया। तो इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे, इसके आंसर को लिखेंगे कि here the lines x equals to 0, x equals to 1, y equals to 0, y equals to 2 in the z plane transform
ऑन टू या इन टू u इक्वल्स टू t2, u इक्वल्स टू 3, v इक्वल्स टू -1, v इक्वल्स टू +1 इन w प्लेन, राइट। ये आपकी मैपिंग होगी, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपने मैपिंग करनी है। तो ये पार्ट जो तीसरा सवाल है ये प्योरली मैपिंग बेस्ड है। इससे पहले वाला सवाल जो था वो था एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड फाइंड करना, और उससे पहले सवाल में था कट ऑर्थोगोनली प्रूफ, एक एक्स्ट्रा पार्ट करा दिया। बट न्यूमेरिकल तो मेनली यही है कि हमें प्रूफ करना है कि वो कॉन्फॉर्मल नहीं है, राइट। इस पर बेस ये 3 सवाल है। इन 3 सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। तीनों ही मैंने उस पैटर्न पे दिए जिस पैटर्न को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं। और इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, मैपिंग करना आप सीख जाएंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लास्ट टॉपिक ऑफ द मॉड्यूल, जिसका नाम है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और सिलेबस में दिया गया होगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।